इंडिया साइंस की विशेष प्रस्तुति प्रश्नकाल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और आज प्रश्नकाल में हमारे साथ इंडिया साइंस के इस आभासी मंच पर मौजूद हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स नई दिल्ली के यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर अमलेश सेठ, सुपर स्पेशलिटी पीडियाट्रिक हॉस्पिटल नोएडा की हेपेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर नीता राधाकृष्णन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज निम्हांस बेंगलुरु के पूर्व डीन डॉक्टर संतोष चतुर्वेदी। आप सभी विशेषज्ञों का इंडिया साइंस के इस आभासी पटल पर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अमलेश, चर्चा का सिलसिला आपसे शुरू करना चाहूंगा। कोविड महामारी के इस दौर में लोगों में यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो रही हैं उसकी क्या स्थिति है और इससे बचाव और इसके इलाज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर अमलेश? कोविड महामारी में यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कोई बढ़े नहीं हैं। जितने भी प्रॉब्लम्स आए हैं उसमें कुछ किडनी के इश्यूज जो है वो मेनली नेफ्रोलॉजी वाले डील करते हैं। किडनी फेलियर वालों में जो डायलिसिस में प्रॉब्लम्स आई हैं वो सब नेफ्रोलॉजी वाले डील करते हैं। हमारी जो मेन परेशानी जो हम लोगों ने फेस की है कि काफी लोग इलाज के लिए नहीं पहुंच पाए। हम लोग ज्यादा काफी यूरोलॉजिकल कैंसर से डील करते हैं, स्टोन डिजीज से डील करते हैं, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट से डील करते हैं और अस्पतालों में कोविड के इतने मरीज होने के कारण जो मरीज यूरोलॉजी की सुविधाएं नहीं ले पाए, हमारे काफी सारे डॉक्टर जो है वो कोविड एरिया में पोस्टेड रहे और इस वजह से यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एक्चुअली जो अब लॉकडाउन के पिछली बार भी ऐसा हुआ था। लॉकडाउन के बाद जब मरीज आए थे तो काफी मरीज एडवांस स्टेज में आए, काफी सिक मरीज जैसे आए। इस बार भी वही सिलसिला है, वही बात है जी। और अब हमें अब जो है ये थोड़ा एडवांस स्टेज की बीमारियों से और ज्यादा नंबर में जी। डॉक्टर अमलेश, एक सवाल ये जानना था आपसे कि ये कोरोना वायरस का जो डेल्टा वेरिएंट है, एक नई मुसीबत कह सकते हैं इसको, इस बात की आशंका जताई जा रही है कि इसका नया वेरिएंट डेल्टा प्लस अधिक खतरनाक हो सकता है। इस बारे में आपका क्या कहना है डॉक्टर अमलेश? देखिए, ये तो बताना बड़ा मुश्किल है क्योंकि जब ये वेरिएंट में जो है ना, देखिए म्यूटेशन जो होती है वो बहुत ही छोटी सी म्यूटेशन होती है और उसका क्या असर आता है वो प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। आमतौर पे वायरल जितने भी महामारियां होती हैं उसमें जैसे जैसे वायरस का म्यूटेशन होता है तो उसकी सिवियरिटी कम होती है। ये पिछले कई महामारियों में ऐसा देखा गया है, मगर इस बार का ये जो सेकेंड एपिसोड, जो सेकेंड वेव थी, दूसरी लहर जी, उस जो दूसरी लहर थी वो उसमें कहीं ज्यादा खतरनाक रहा ये कोविड और ये ज्यादा इन्फेक्शन भी था, बहुत तेजी से फैला भी और लोगों को काफी सीवियर डिजीज भी हुई और इस सेकेंड वेव में या दूसरी लहर में जो है कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है पहली लहर के हिसाब। इसके कारण क्या हो सकते हैं सर? जैसे म्यूटेशन की बात आपने कही, तो क्या जो टीकाकरण हो रहा है, अलग अलग टीका जो हमारे देश में या अन्य देशों में भी जो लगाया जा रहा है, तो जैसे वायरस म्यूटेट करता है, क्या नए म्यूटेंट पे भी वो इतना ही प्रभावशाली होता है वैक्सीन कोई भी? जो दूसरी लहर का वायरस था तो पूरी तरह से था तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी भी कुछ लहर का हिस्सा बाकी है। जितने भी वैक्सीन रहे हैं वो इस वेरिएंट के खिलाफ भी प्रभावी रहे हैं और ऐसा देखा गया है कि जिनको दोनों डोज लग चुके थे वैक्सीन के उनमें ये बीमारी कम हुई है और जिन लोगों को हुई भी है वो उतनी खतरनाक नहीं हुई है, कम फैटल नहीं हुई है। हाँ, फेटेलिटी भी कम रही है और इंसिडेंस भी कम रहा है, दोनों चीजें कम रही हैं। जिन लोगों को एक डोज भी लगा था, इवन एक डोज से भी काफी प्रोटेक्शन रहा है और 2 डोज से इवन ज्यादा और अधिक प्रोटेक्शन। जी, डॉक्टर नीता आपके पास आना चाहूंगा।
ये जो कोविड महामारी का जो दौर चला है, इस दौर में हीमोफीलिया के मरीजों की क्या स्थिति रही और आप उनके इलाज के बारे में कुछ बताना चाहेंगे डॉक्टर नीता? तो जैसे सर बता रहे थे अभी यूरोलॉजी के बारे में, सिमिलरली हीमोफीलिया में भी हमने पहले वेव में स्पेशली दिक्कतें थी मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचने के लिए। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से एक एसेंशियल सर्विसेज की एडवाइजरी आई थी शुरुआत में ही। उसमें लिखा हुआ था कि जैसे थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और कैंसर, कीमोथेरेपी, ऐसे इलाज रुकनी नहीं चाहिए करके गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से थी। तो उस वजह से बहुत सेंटर्स अगर कोविड ओनली करा गया था, तब भी कहीं ना कहीं इलाज तो चल ही रही थी और हमारे सेंटर में भी इलाज चल ही रही थी। पर पेशेंट्स को लॉकडाउन में आने में दिक्कत हुई थी। कुछ पेशेंट्स के लिए हम एम्बुलेंस और स्टेट सरकार की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भी एम्बुलेंस की सुविधा दी गई थी कि वो आए और दिखा के चले जाए। पर पेशेंट्स के अंदर भी डर थे, स्पेशली फर्स्ट वेव में, ताकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे थे जो ब्लीड लेके घर बैठे थे। उनमें से 1-2 पेशेंट्स ऐसे थे जिनको ब्रेन में ब्लीडिंग था, फिर भी वो घर से निकलने के डर की वजह से घर बैठे थे और जब तक हॉस्पिटल पहुंचे काफ़ी सीरियस हालत में आए थे। सेकेंड वेव में प्रॉबेबली इसलिए कि सब लोग एक वेव के तजुर्बे की वजह से सेकेंड वेव इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं था। पेशेंट्स आ रहे थे, इलाज अपना करा के जा रहे थे, तो इतनी दिक्कत हमें सेकेंड वेव में नहीं मिली थी। हम भी और बेटर प्रिपेयर्ड थे इस दौरान। हम भी बोल रहे थे उनको कि आपको ब्लीड लेके घर में नहीं बैठना, और ई ओपीडीज जैसे गवर्नमेंट की एक संजीवनी ओपीडी हमारे यहाँ पे भी हो रही है, तो वो बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को जुड़े हुए हैं उसमें, तो उसमें भी पेशेंट्स अपना कंसल्टेशन ले सकते थे, तो उससे कंटिन्यूटी बने रहे थे इस टाइम पे। जी जी डॉक्टर नीता, एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा कि क्या हीमोफीलिया के मरीजों में कोरोना का संक्रमण गंभीर होने का खतरा बना रहता है? ऐसा कुछ है? हीमोफीलिया में जैसे किसी और को जितना चांस है कोविड होने का, उतना ही चांस है इन्फेक्टिविटी का, और एक बार हो जाए तो भी सिवियरिटी का रिस्क भी उतना ही है। मतलब ऐसे कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं मान सकते जिसमें सिवियरिटी ज्यादा हो, पर डेफिनेटली अगर एडमिट हो रहे हैं और किसी को मॉडरेट टू सिवियर कोविड है, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, कैनुला लगेंगे, सेंट्रल लाइन लगेंगे, कभी कभी वेंटिलेट हो जाएंगे, तो ये सब इन्वेसिव प्रोसीजर्स के टाइम पे ब्लीडिंग का रिस्क ज्यादा रहेगा। तो हम पेशेंट को यही बताते आए हैं कि अगर आपकी एडमिशन हो रही है तो आपका जहाँ से हीमोफीलिया की ट्रीटमेंट चल रही है उस डॉक्टर के साथ भी आप संपर्क अपना बनाए रखें, ताकि कभी कभी फैक्टर ट्रीटमेंट, हीमोफीलिया की ट्रीटमेंट अलग तरीके से इस दौरान हमें देने की जरूरत पड़ सकती है। ये हम फॉलो करते आए हैं अभी। जी डॉक्टर संतोष, आपके पास आना चाहूंगा। कोविड-19 ने लोगों की शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक सेहत पर भी बहुत ही बुरा असर डाला है। कोरोना काल में डिप्रेशन के मामले तेजी से बढ़े, हम सब जानते हैं। ऐसे में मानसिक परेशानियों से बचने के लिए आपका क्या सुझाव रहेगा? लोगों से क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर संतोष, आप अनम्यूट कर लें सर। डॉक्टर संतोष। मानवर्धन जी, मानसिक परेशानियां जो बढ़ी हैं उसका 2 भाग में मैं बात बताना चाहूंगा। पहला जो जैसे डॉक्टर सेठ ने और डॉक्टर राधाकृष्णन ने बताया, जो लोग ऑलरेडी मानसिक बीमारियों से ग्रस्त थे, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर है, वो अस्पताल नहीं आ पाए, उनका पुनर्वास का जो कार्यक्रम था वो रद्द हो गया, तो उन लोगों में बीमारी बढ़ गई। इसके अलावा जब से ये कोरोना का संक्रमण आया है, पेंडेमिक हुआ है, तब से नई नई तरह की मानसिक परेशानियां आई हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि पुरानी तरह का डिप्रेशन है, ये जो डिप्रेशन है ये थोड़ा बीमारी की वजह से, क्योंकि उसके भय की वजह से, और थोड़ा ये लॉकडाउन की वजह से, थोड़ा ये सारी जो जीवन शैली बदल गई है कि आप घर से ही काम करिए, घर में ही स्कूल है, घर में ही जिम है, घर में ही योगा है, सब कुछ है, इस सब में घर खो गया, घर कहीं नहीं है, तो उसकी वजह से नई तरह की परेशानी हुई है। फिर सभी लोग एक ही कमरे में बंद हैं या छोटे छोटे घर हैं। अगर आप मध्य वर्गीय परिवार को देखें तो उसमें 1 बेडरूम 2 बेडरूम हाउस नॉर्मल है, तो उसी में सारे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सब काम चल रहा है, तो उससे एक दूसरे को देखकर चिड़चिड़ाहट और अग्रेशन, घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस, इस तरह की भी परेशानियां बढ़ गई हैं।
तो नई नई तरह की मानसिक परेशानियां बढ़ गई हैं, नींद में फर्क पड़ा है ना। तो खाने पीने में, क्योंकि शॉपिंग उतनी खुली नहीं है, लिमिटेड है, तो आप कुछ ही काम कर सकते हैं, शराब वगैरह का सेवन, सिगरेट का सेवन, तो कई जो बीमारियां थी उनके बढ़ गई, और इनमें सब में नई नई तरह की लक्षण आने लगे। और जैसा कि आपने देखा, इस लहर में बहुत ज्यादा मृत्युएं हुई हैं, इतनी ज्यादा पहले लहर में नहीं हुई थी, इतनी मृत्यु हुई है। अब लोग जो है डॉक्टर संतोष, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। जो दुनिया हम जी रहे हैं, जिस दुनिया में, वो कोविड से पहले की दुनिया कुछ और थी, कोविड के बाद दुनिया कुछ और हो गई है। लेकिन परिस्थिति के हिसाब से आपकी मनोस्थिति नहीं बदलनी चाहिए। इसके बारे में डॉक्टर संतोष आपसे और भी आगे चर्चा करूंगा। दर्शकों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, और हमारे साथ डॉक्टर अमलेश, डॉक्टर नीता और डॉक्टर संतोष बने हुए हैं। आप भी बने रहिएगा। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रति लोगों की रुचि जगाने के उद्देश्य से साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताज़ा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट की पहुंच आज हर जगह, हर व्यक्ति तक है। ऐसे में देश में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए ये माध्यम सबसे उपयुक्त कहा जा सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रश्नकाल में। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों के बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका का कोई वैज्ञानिक ठोस आधार नहीं है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कहा है कि तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने के कोई संकेत नहीं है। डॉक्टर अमलेश, आपसे जानना चाहूंगा पहले तो ये कि हमारे दर्शकों को ये सुनते सुनते काफी भय आता है, ये पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, ये लहर क्या है, ये संक्षेप में आम लोगों को बताएं आसान शब्दों में। और क्या तीसरी लहर आना तय है, और अगर तय है तो इससे बचने के लिए हमारे दर्शकों को आपका क्या संदेश होगा? डॉक्टर अमलेश। देखिए, हमने हर साल देखा है कि कोई ना कोई वायरस आता रहता है, कभी स्वाइन फ्लू, कभी कोई और जो ऑर्डिनरी फ्लू के वायरस तो सीजनल वायरस जिसको कहते हैं, ये जब भी आता है पूरे शहर में फैलता है, पूरे देश में फैलता है। मगर ये वाला जो वायरस, कोरोना वायरस का ये जो वेरिएंट आया है, ये काफी जानलेवा रहा है और इसकी इन्फेक्टिविटी कहीं ज्यादा रही है। अगर किसी एक को वायरस होता है तो उसमें ऐसा अंदाजा लगाया कि वो कम से कम 3 या 4 और लोगों को इन्फेक्ट करता है, और जो ऑर्डिनरी वायरस में एक को अगर होता था उससे एक को आगे होने का रिस्क रहता था। तो बिकॉज ऑफ ये ज्यादा इन्फेक्टिविटी होने के कारण और ज्यादा खतरनाक होने के कारण और कई तरह से नुकसान होने के कारण जो है ये खतरनाक वायरस रहा है। और जहां तक तीसरी लहर की आप बात कर रहे हैं, वायरसेस में वेरिएशंस आते रहते हैं और वो इस तरह से फिर वो दोबारा स्प्रेड करने का चांस रहता है। और ये वायरस, ये कोरोना वायरस जो है, ये थोड़ा अलग किस्म का वायरस है। जो फ्लू का वायरस होता है वो H1N1 या उसका उससे शरीर में डैमेज होने का, इससे ये जो वायरस है ना, ये इसने हार्ट अटैक का इंसिडेंस भी बढ़ाया है, स्ट्रोक का इंसिडेंस भी बढ़ाया है, और छोटे बच्चों में एक वो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, उसका इंसिडेंस भी बढ़ाया है। तो इस वजह से ये जो है, ये वायरस की अगर लहर आती है जो भी है, तो ये एक किस्म का खतरा और काफी नुकसान और काफी जाने जाती हैं, गई हैं इन दोनों लहरों में। हाँ, आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है, तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी, ये कहना मुश्किल है। अगर हम सब लोग
जो एहतियात, जो सावधानियां बराबर इस्तेमाल करते रहेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, वैक्सीनेशन भी काफी हो भी चुकी है और भी हो रही है, तो अगर और ज्यादा उम्मीद ये है कि जो भी वायरस का वेरिएंट आएगा उसके खिलाफ भी ये वैक्सीन काम करेगी। मगर एक तो पहले इस बात की गारंटी नहीं है कि वैक्सीन वेरिएंट के खिलाफ काम करेगी या नहीं करेगी। हमें ये उम्मीद है कि जो वैक्सीन लग रही है पूरी दुनिया में और काफी हद तक लग जाएगी, तो उससे तीसरी लहर शायद नहीं आए। जी, और अगर तीसरी लहर आ भी जाए तो भी हमारे पास अब काफी साधन मौजूद हैं। नई नई वैक्सीन भी आ ही रही है, स्पुतनिक वी भी आ गई है अब, और भी वैक्सीन हमारे पास है। डॉक्टर नीता, आपके पास आना चाहूंगा। तीसरी लहर में कहते हैं कि बच्चों को बचना चाहिए, तो बच्चों को लेकर के आपके मन में क्या ख्याल आता है कि किस प्रकार से बच्चों को बचाने का हम पेरेंट्स प्रयास कर सकते हैं, या क्या बच्चों को अतिरिक्त कुछ सतर्कता बरतनी चाहिए? डॉक्टर नीता। तो बच्चों को जनरली इन्फेक्शन हम लोगों से ही आते हैं, एडल्ट से ही आते हैं। बच्चे जितने दिन घर पे ही हैं आजकल, बाहर जा नहीं रहे हैं, तो जब तक वो बच्चे घर के अंदर रहेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्शन कम है, तो उस टाइम पे तो इन्फेक्शन आने का रिस्क खाली एडल्ट से रहेंगे। तो हम एडल्ट्स जितनी जल्दी वैक्सीनेट हो जाएंगे सब लोग, तो उतना अच्छा प्रोटेक्शन बच्चों को मिल सकती है। दूसरा, बच्चों को आजकल जैसे लॉकडाउन खुल रही है, तो हम अगर देखेंगे मार्केट्स में, मॉल्स में आजकल बच्चे लेके लोग आ रहे हैं, तो अगर आना बहुत ज़रूरी है तभी बाहर जाइएगा भी, क्योंकि अभी जब तक दिसंबर नहीं होता तब तक हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि नहीं आएंगे ये वायरस। और अगर हम सावधानियां नहीं रखेंगे तो जैसे सर बोल रहे थे, अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो वायरस तो भी है हमारे एनवायरनमेंट में, इनवाइट कर रहे हैं प्रॉब्लम को। जी जी। तो बच्चों को मास्क पहनाना, हमने ये देखा है कि 5-6 साल के ऊपर तो आराम से रख सकते हैं, पर छोटे बेबीज नहीं रख पाएंगे मास्क, तो उस टाइम पे फिर उनको इन्फेक्शन होने की रिस्क ज्यादा है। तो वायरस हमारे बॉडी में ना आने के लिए हमें तो मास्क पहननी है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, और वायरस अगर अंदर आए तो वो सीवियर ना होने के लिए हमें वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। तो ये दोनों चीजें हम रखेंगे तो बच्चे हमारे बच जाएंगे। और कुछ ही महीनों के अंदर बच्चों के वैक्सीनेशन की भी, जैसे यूएस में अभी शुरू हुई है, वैसे ही हमारे कंट्री में शुरू होने की संभावना है। तो उसके बाद हम शुरू हो चुका है मेरे ख्याल से। बच्चों के लिए वैक्सीन भी जो आने वाली, उसका परीक्षण शायद या तो आज से शुरू होने वाला था या अभी शुरू हो जाएगा मेरे ख्याल से। डॉक्टर संतोष, आपसे जानना चाहूंगा कि महामारी के दौरान एक शब्द जो हम सबको परेशान कर रहा है, जो हम सभी देख रहे हैं, एंग्जाइटी अटैक। ये एंग्जाइटी अटैक के लक्षण क्या हैं? लोग कैसे समझेंगे कि एंग्जाइटी का अटैक हमारे ऊपर हुआ है, और अगर हुआ है तो इसका निदान क्या है? डॉक्टर संतोष। मानवर्धन जी, ये उस तरह का एंग्जाइटी अटैक नहीं है जो और समय पे होता था। जैसे पहले एक एग्जाम के दौरान होता था, इंटरव्यू के दौरान होता था, किसी कष्ट के दौरान होता था, वो एंग्जाइटी अटैक अलग था। ये जो दूसरी लहर के दौरान जो हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का मतलब है पुरानी पिछली लहर के बारे में सोच के पहले से ही घबराहट हो जाती है कि अरे पिछली बार लॉकडाउन हुआ तो इस बार भी लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन होगा तो ये परेशानियां आएंगी, हम लोग बाहर नहीं जा पाएंगे, और जैसे हम लोग देख रहे हैं अस्पताल में बेड नहीं मिलेगा, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, लोगों की मृत्यु हो जाएगी। तो इसको सोच सोच के जो एंजाइटी अटैक होता है उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। डिसऑर्डर है या नहीं ये तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिम्टम्स बहुत हैं। तो ये जो आप लक्षण होता क्या है ना, इसका इन लक्षणों में क्या होता है, एक तो है कि दिमाग में इस तरह के ख्याल आते हैं, इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, कैसा होगा। फिर घबराहट होती है, दिल धड़कने लगता है जोर जोर से, सांस फूलने लगती है, तो और भी डर जाता है कि सांस फूल रही है, कहीं मुझे लंग का इन्फेक्शन तो नहीं है। हाथ पांव कांपने लगते हैं, पसीना ज्यादा आता है, पेशाब बार बार होता है, भूख जो है कम लगती है, नींद नहीं आती है, और दिमाग में बहुत ही ज्यादा ख्याल आते हैं कि ये होगा तो इसके बाद ये होगा, ये होगा तो उसके बाद ये होगा, मुझे हो सकता है अस्पताल जाना पड़े, अस्पताल में पता नहीं बेड मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन भी। तो इस तरह के जो ख्याल हैं ये आते रहते हैं।
तो एक तो चिंता हुई ये जो लक्षण है, फिर बाकी लोगों की, मैं आके घर में दूसरे को तो नहीं हो जाएगा, मेरी वजह से किसी परिवार वालों को तो नहीं हो जाएगा, अगर किसी की ऐसे में करना क्या चाहिए डॉक्टर संतोष? ऐसे ख्याल आए तो करना क्या चाहिए किसी को? एक तो सबसे पहली बात यह है, इन लक्षणों के बारे में लोगों को सावधान रहना चाहिए। अगर ये इस तरह के आए तो ये समझना चाहिए कि हाँ मुझे एंजाइटी हो रही है। अब ये इलाज जो है, एक तो है जो कहते हैं व्यावहारिक इलाज, बिहेवियरल इंटरवेंशन। बिहेवियरल इंटरवेंशन कैसी होती है? जैसे योगा है, मेडिटेशन है, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है, बाकी तरह की एक्सरसाइज है। इन सब से घबराहट कम होती है, टेंशन कम होती है। चाय कॉफी थोड़ा कम पिएं, शराब का सेवन ना करें, इससे भी जो टेंशन के जो लक्षण है वो कम होते हैं। दवाइयों की जरूरत तब पड़ेगी अगर मान लीजिए ये इतना ज्यादा हावी हो जाए, तब इंसान को दवाई लेनी चाहिए। जी जी। डॉक्टर अमलेश, क्या स्ट्रेस जैसे बता रहे थे डॉक्टर संतोष, तो क्या इससे यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं? ऐसा देखा गया है क्या? आपके पास ऐसे कोई मरीज आए हो जो इन सब स्ट्रेस के चलते भी यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बनी हुई उनके पास अपीयर हुई हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं? हाँ, ऐसा तो नहीं है। बाकी स्ट्रेस रिलेटेड मतलब मैनिफेस्टेशन जो है वो ऐसा भी हो सकती है, जैसे बार बार पेशाब आने की बात कर रहे थे डॉक्टर संतोष, कह रहे थे मानसिक परेशानी की वजह से वो बार बार कई बार पेशाब जाने की इच्छा रहती है या ऐसा। लेकिन वो नॉर्मल चीज है, कोई वो एबनॉर्मल चीज नहीं है, कोई यूरोलॉजी में कोई वो एबनॉर्मल चीज नहीं है। देखिए, हम सब लोगों ने देखा है, जब भी एग्जाम होता है, इंटरव्यू होती है, जो भी कैंडिडेट होता है उसको मानसिक परेशानी तो रहती है और वो बार बार बाथरूम तो जाते ही रहते हैं, तो कई बार होता है। जी, दर्शकों लेते हैं एक और छोटा सा अल्प विराम। आप हमारे साथ बने रहिएगा। प्रश्नकाल में हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर अमलेश, डॉक्टर नीता और डॉक्टर संतोष। लेते एक छोटा सा अल्प विराम। देश की विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में कैंसर से लेकर ड्रग डिलीवरी और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर उत्कृष्ट शोध कार्य करने वाले भारतीय वैज्ञानिकों के प्रयासों पर केंद्रित कार्यक्रम अनुसंधानिका देखिए हर शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ इंडिया साइंस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रश्नकाल में। डॉक्टर अमलेश, आपसे जानना चाहूंगा कि जो पोस्ट कोविड केयर है उसमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? पोस्ट कोविड मतलब जो आदमी कोविड से रिकवर कर चुका है उसको भी ख्याल तो रखना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला कि कुछ लोगों को, ज्यादा लोग तो बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, मैं 90% से ज्यादा लोग बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। मगर कुछ लोगों को ऐसा रिस्क ऑफ हार्ट अटैक थोड़ा ज्यादा है, कुछ लोगों को रिस्क ऑफ स्ट्रोक ज्यादा है, और कुछ लोगों को लंग रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ सांस की तकलीफ और रिजर्व रेस्पिरेटरी रिजर्व और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं। तो ख्याल तो बेसिकली ये रखना है जो आमतौर पे हर इंसान को अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अगर मरीज में कोई भी तकलीफ महसूस हो रही है तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उस हिसाब से प्रॉपर टेस्ट होने चाहिए और उस हिसाब से इलाज होना चाहिए। डॉक्टर नीता, आपसे जानना चाहूंगा, लोग ठीक हो रहे हैं, ऐसा कोई इतनी घबराने वाली बात भी नहीं है, तो ये मैसेज भी नहीं जाना चाहिए कि कोविड के बाद बहुत ज्यादा परेशानियां। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर नीता, जैसे डॉक्टर अमलेश सेठ भी हमें बता रहे थे, संक्रमित लोगों में कार्डियक अरेस्ट और ब्लड क्लॉट की समस्या देखने को भी मिल रही है, ऐसा क्यों होता है? इससे बचने का क्या उपाय है? तो कोविड में लंग्स में एक तरीके की क्लॉटिंग होती है, स्पेशली लंग्स में, उसको हम बोलते हैं कोविड एसोसिएटेड कोएगुलोपैथी बोलते हैं। तो बाकी बीमारियों में भी होती है ऐसे कंडीशन, बट ये कोविड में स्पेशली देखा गया है। तो शुरुआत से ये हमें पता चली, मतलब लास्ट ईयर बिगनिंग में ही वो ऑटोप्सी स्टडीज में पता चली थी कि ऐसे हो रही है। तो क्या होता है कि वायरस संक्रमण के बाद जो लंग्स की जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर खून की धक्के बनते हैं और इस वजह से सांस लेने में और दिक्कत होती है। और ये जो क्लॉट्स हैं और जगहों पे भी बन सकते हैं, जैसे हार्ट के वेसल्स में भी बन सकते हैं तो हार्ट अटैक की तरह आ सकती है, ब्रेन में आ सकती है तो स्ट्रोक की तरह आ सकती है, और जगहों पे भी आ सकती है।
तो इसमें बचने की क्या उपाय है, ये ज्यादातर हम मॉडरेट और सिवियर कोविड में ही देखते हैं। माइल्ड कोविड में इसके प्रॉब्लम्स नहीं रहते हैं। तो जो इन्फेक्शन के बाद ज्यादातर चौथे पांचवें दिन तक जब तबीयत खराब होनी शुरू होती है, जैसे सांस लेने में दिक्कत है या सांस की गति बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की सैचुरेशन पहले शायद 95 चल रही है, अभी कम होके 92 हो गया, 92 हो गया, 91 हो गया, तो जो उस टाइम पे हमें पता है कि ये मॉडरेट कोविड की तरफ जा रही है, उस टाइम पे हम ज्यादातर स्टीरॉयड स्टार्ट करते हैं। उसी टाइम पे खून पतला करने के लिए एक ब्लड थिनर होती है, उसकी इंजेक्शन या उसकी गोली साथ में शुरू करना उसकी जरूरत है, ताकि ये क्लॉट्स बने, उसको प्रिवेंट भी करे और अगर बनना शुरू हुए तो उसको भी आगे प्रोग्रेस ना करे। तो ये करने से काफी हद तक इससे बचत हो सकती है और इससे पेशेंट्स को आगे ये प्रोग्रेस होके बड़े बड़े क्लॉट्स बनना और सडन डेथ होने की रिस्क काफी हद तक कम हो जाती है। पर ये ज्यादातर मॉडरेट कोविड में ही देते हैं और जब दवाइयाँ लेने के बावजूद अगर रिपोर्ट्स खराब आ रही है, हमारी CRP डी डाइमर से जांचों में भी पता चलती है, तो डी डाइमर वगैरह बढ़ रही है दवाई लेने के बावजूद, फिर वो दवाई की डोज बदलने की या बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। और जिनको रिस्क फैक्टर्स है, जैसे किसी को पहले भी कभी नस में खून की क्लॉट बनी हुई है पहले भी, या फिर किसी को कैंसर की शिकायत है, किसी की बड़ी उम्र 60 साल से ऊपर है, ऐसे लोग, या किसी की चलना फिरना कम हो गई है सांस लेने की तकलीफ की वजह से, तो इन सब लोगों में आगे भी 4 हफ्ते ये खून के जो ब्लड थिनर जो बोल रहे हैं, तो वो दवाई आगे भी देने की जरूरत पड़ती है, ताकि ये बिल्कुल अंदर क्लॉट बने ही ना। तो इसी से हम इनको बचा सकते हैं। जी डॉक्टर अमलेश, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं जिन्होंने सवाल भेजा है, राजेश लखेड़िया। ये कह रहे हैं कि मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोवैक्सीन की एक ही डोज पर्याप्त रहेगी कोरोना से बचाव के लिए? अगर दूसरी डोज नहीं मिल पा रही है तो क्या करें? डॉक्टर अमलेश। देखिए, स्टडीज में देखा गया है कि एक डोज से भी काफी प्रोटेक्शन मिलती है, मगर दूसरी डोज से प्रोटेक्शन और भी ज्यादा होती है। तो कोशिश तो यही करनी चाहिए कि जैसे ही कोवैक्सीन की दूसरी डोज अवेलेबल हो तो लगवा लेनी चाहिए। और अब हमारे देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन काफी तेजी से होना ऑलरेडी शुरू हो गया है, तो उम्मीद है बड़ी जल्दी इनको भी मिल जाएगी और ये सेकेंड डोज भी लगवा पाएंगे। अभी तो और टेस्ट करके ये भी देखा जा रहा है कि कोवैक्सीन की अगर तीसरी डोज भी दी जाए तो उससे कहीं और भी बेटर हो सकती है, नहीं हो सकती, मगर वो अभी स्टडी में है, तो इसलिए उसके बारे में इतना डेफिनेट कुछ रिकमेंडेशन देना पॉसिबल नहीं है, मगर 2 डोजेस की तो रिकमेंडेशन डेफिनेट। जी, एक इंडिया साइंस के और दर्शक हैं जो पूछ रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव मरीज कितने दिन बाद दूसरों को संक्रमित नहीं कर पाएगा? डॉक्टर अमलेश। देखिए, हाँ, उसमें जो WHO की गाइडलाइन है और WHO ने जो स्टडीज करके बताया है कि 10 दिन बीमारी शुरू होने से 10 दिन के बाद मरीज संक्रमण नहीं कर पाता है, मगर उसमें एक और भी चीज है कि बुखार ठीक हुए कम से कम 3 दिन हो जाने चाहिए। तो जिस मरीज को बीमारी शुरू हुए 10 दिन हो चुके हैं और बुखार ठीक हुए कम से कम 3 दिन हो गए हैं, तो उससे दूसरे को संक्रमण होने का खतरा नहीं रहता। जी डॉक्टर नीता, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका पूछना है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ये इनका जनरल सवाल है कि मोबाइल फोन जैसे इस्तेमाल करते हैं, हम बाहर जाते हैं फिर घर आते हैं, तो क्या उस पर भी कोरोना वायरस का संक्रमण, वो भी एक स्प्रेडर हो सकता है? ये इनका पूछना है। बिल्कुल, तो हमारे हाथ साफ रहना बहुत जरूरी है, तो हाथ बीच बीच में धोते रहना है, और जब बाहर जाते हो आपको सैनिटाइजर आपको साथ रखेंगे तो वो बेहतर रहेगा। तो जब हम बाहर जा रहे हैं, किसी चीज को टच कर रहे हैं, फिर हमारे फोन को टच करेंगे, तो फोन के ऊपर वैसे भी बैक्टीरिया और वायरसेस की तो एक जू की तरह ही है, बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया रह सकते हैं, तो उसको साफ करना एक अच्छा मतलब ऐसे उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे पर साफ करना? सैनिटाइजर से? हाँ, जो अल्कोहल रब है उससे आप अच्छे से उसके स्क्रीन को, जैसे स्मार्टफोन है तो उसके स्क्रीन को साफ कर सकते हैं। और कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि उसको एक कवर के अंदर डाल के यूज कर रहे हैं, फिर उसमें फिर सुनने में दिक्कत आती है, बट बेटर है कि
में एक बार अगर उसको एक बार अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से एक बार साफ करेंगे तो वो एक अच्छा प्रैक्टिस रहेगा। डॉक्टर संतोष, एक हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए इंडिया साइंस के, वो पूछ रहे हैं कि मानसिक तौर पर हमारा संबल बना रहे और हमें हमारे अंदर घबराहट ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं उससे पहले ये जो मोबाइल वाला है उसके बारे में एक शब्द कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल। हो सकता है कुछ दिनों बाद मोबाइल फोन के लिए भी मास्क आ जाएगा, ताकि आप उस पर मास्क लगा दें। जी। ये जो उन्होंने पूछा है कि सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, और ये कह रहे हैं कि आगे के बारे में इनको ये भय रहेगा, चिंता रहेगा। तो मेरा तो ये हमेशा ये कहना रहा है, जो डर गया वो बच गया। तो थोड़ा भय रहना चाहिए। कभी इस तरह से निर्भय या निर्भीक ना हो जाएं कि अब कुछ नहीं होगा, बेपरवाह ना हो जाए। जी, बेपरवाह ना हो जाए, बेपरवाह ना हो। ये जो वायरस है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे पहले, कि इसके बारे में हम लोगों को उतनी ज्यादा जानकारी नहीं है अभी, और नई नई चीजें निकल के आ रही हैं। पहली लहर में, दूसरी लहर में अलग अलग तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, अलग अलग तरह की परेशानी आ रही है। तो ये जो है नए नए रूप बदल रहा है, नई हर सिस्टम को अब इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया है। तो हम लोगों को हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे इसे बचाएं। मनोबल बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है, सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें, अपनों को सुरक्षित रखें, औरों को सुरक्षित रखें, अच्छी बातें सुनें, थोड़ा पॉजिटिविटी रखें। ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि 95-96% लोगों को कुछ नहीं होगा। जी, डॉक्टर अमलेश ने भी कहा था। जी 3-4% लोगों को ज्यादा परेशानी होती है, 1% या उससे कम वालों को बहुत ज्यादा होती है। तो अगर ठीक से सावधानी बरतेंगे तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि चिंता की बात हो। जी, आप सभी विशेषज्ञों का प्रश्नकाल में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और आप सभी दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने हमें समय दिया। उम्मीद है हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, और हम आशा करते हैं कि महामारी के इस दौर में आप सभी के मन में जो संशय और सवाल रहे होंगे, इस कार्यक्रम के माध्यम से वो खत्म हो गए होंगे। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। विज्ञान से जुड़ी विश्वसनीय जानकारियों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया साइंस। नमस्कार।